हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे उम्मीद है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट एक सेशन आपको प्रोवाइड किया गया था वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आगे फर्दर बढ़ने से पहले हमें एक ये कंसेप्ट इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। ये शायद आपको आपकी बुक्स में फर्स्ट चैप्टर में ही मिल सकता है, मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो आज हम बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी is a free market economy without any economic intervention and regulation by government except to the maintenance of law and order। मतलब ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, वो ना एक बिना गवर्नमेंट के दखलंदाजी वाली, बिना गवर्नमेंट की रेगुलेशन वाली, एक फ्री फॉर्म में परफॉर्म करने वाली मार्केट होती है, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली एक सिस्टम होता है, एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड फ्रीली बाय द मार्केट फोर्सेस। मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस फ्री काम करते हैं, तो बेसिकली उन शक्तियों पर, उन बाजार की शक्तियों पर, उन्हीं डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस पर ही डिपेंड करती हैं बाकी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब गवर्नमेंट किसी तरह की कोई भी दखल अंदाजी या इंटरवेंशन नहीं देती है। जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस होते हैं, जिन्हें हम बेसिकली मार्केट फोर्सेस बोल देते हैं, वही फ्रीली काम करते हैं। जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के केस में देखा होगा कि जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होती थी, हम बेसिकली वहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करते थे, है ना। ऐसा ही कुछ था ना। अब ये पूरी की पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो यहां पर भी आपको ऐसा ही कुछ कंसेप्ट बता दिया कि भाई जो ये मार्केट के फोर्सेस होते हैं, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस होते हैं, ऑन एंड ऑल जो एक इकोनॉमी के लिए काम करते हैं, उन्हीं के आधार पर बाकी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेगुलेट की जाती हैं। अब हम इसी जो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है, इसी को और इन डेप्थ समझते हैं कि ये बेसिकली हमें कहना क्या चाहता है। तो देखो, इन अदर वर्ड्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, यानी कि उत्पादक। और कंज्यूमर्स कौन होते हैं? उपभोक्ता, जो कंज्यूम करते हैं, वन हु कंज्यूम्स। तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ये जो दो हैं वो मेन प्लेयर्स होते हैं एक इकोनॉमी के, हु ओन एंड कंट्रोल दी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। मतलब ये अपने इंटरेस्ट, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंगली, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली जो भी इनके पास इनकी प्रॉपर्टी होती है, उनका ये इस्तेमाल करते हैं। मतलब ना तो प्रोड्यूसर्स पर किसी तरह का कोई दबाव है कि भाई तुमने अपनी प्लांट एंड मशीनरी को ऐसे यूज करना है, अपनी लैंड को ऐसे यूज करना है, और ना ही कंज्यूमर्स के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर या कोई दबाव होता है कि भाई आप अपनी इनकम को इसी तरीके से खर्च कर सकते हो, आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो या वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो। कंज्यूमर जो चाहता है, कंज्यूमर वो खरीद सकता है, और प्रोड्यूसर जैसे चाहता है वैसे ही अपने अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो बेसिकली demand and supply freely set the prices in the market in such a manner that serve best in the interests of the society। मतलब समाज के पूरे हित को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, जिससे सारी की सारी सोसाइटी की इंटरेस्ट्स पूरे हों, फुलफिल हों। तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई के जो पैटर्न्स होते हैं वो फ्रीली काम करते हैं और फ्रीली एक प्राइस सेट करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल बाय ऑल होता है। ठीक है। अब आगे आपको फर्दर जो अभी अभी मैंने आपको बताया वही सेम बात बता रखी है कि प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड एज पर द प्रिवेलिंग डिमांड इन द मार्केट सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। देखो, ये फिर से और डिटेल में है, आगे स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ रही हूं तो आपको और ज्यादा डिटेल में बता रही हूं कि प्रोड्यूसर जो हैं
वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब देखो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, वो वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे ना। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे ना जिसकी मार्केट में डिमांड है। जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही ना हो, आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करोगे। तो यहां आपको ये बता रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स फ्रीली ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करें, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, जो कि मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, जिसकी डिमांड है। और क्यों ऐसा अगर वो करेंगे तो उन्हें क्या फायदा होगा, क्योंकि ऐसा करने से वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर्स आर फ्री टू डिसाइड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू बी कंज्यूम्ड सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ताकि वो अपना मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन कर सकें। देखो इसीलिए लास्ट सेशन में आपको बताया गया था कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों कंपीट नहीं करती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक्ड हैं। तो यहां पर ये देखो, ये लिंक आपको पता चला ना, ये हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि भाई जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है और जो कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। तो यहां पर भी हमें ऐसा ही कुछ कंसेप्ट देखने को मिला। तो बेसिकली हमें एक हल्का सा मीनिंग जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में देखने को मिलता है वो बस यही देखने को मिलता है कि जो डिफरेंट फोर्सेस हैं मार्केट के वो फ्रीली काम करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती है कि कोई इलीगल प्रैक्टिस ना हो, सिर्फ इससे ज्यादा गवर्नमेंट किसी तरह की कोई इंटरवेंशन नहीं करती है, कोई दखल अंदाजी नहीं करती है, ठीक है। चलिए अब हम इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानते हैं थ्रू इट्स फीचर्स। देखिए वेरी फर्स्ट फीचर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हमारे पास है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो मैंने आपको बेसिकली दो प्लेयर्स के बारे में अभी अभी जिक्र किया था, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। तो यहां पर आपको बेसिकली क्या बताया गया है कि जो भी प्लेयर्स ऑफ द मार्केट होते हैं वो अपनी निजी तौर पर प्रॉपर्टी पोजेस कर सकते हैं। कितनी प्रॉपर्टी पोजेस करनी है इस बात को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं होती है। ये बेसिक मीनिंग हमने अभी अभी पढ़ा भी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हमें इस फर्स्ट फीचर में बता रखा है। पीपल आर फ्री to possess private property like land, machinery, etc. They can use such property as per their own discretion, मतलब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली वो इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, इन संपत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हैव कैपिटल, अब कैन हैव कैपिटल अप टू एनी लिमिट। अब एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, बेसिकली आप बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लीजिए कि जो बिजनेस चला रहे हैं, ऑनर्स हैं, वो बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, पूंजी की निवेश करते हैं ना, तो वो किसी भी लिमिट तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। दे आर फ्री टू मल्टीप्लाई इट, मतलब इसे और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं और ज्यादा पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं होती है, ठीक है। इन्वेस्ट इन एनी एवेन्यू का मतलब बेसिकली हम कह देते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो द यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू दी रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। तो देखो यहां पर एक तरीके से फिर से देखो वही वो लॉ एंड ऑर्डर वाला कंसेप्ट आया ना कि भाई लिमिट तो जितनी मर्जी चाहे आप करो, लेकिन आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो जो जैसे अगर लैंड खरीदनी है तो रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, अगर हम कोई व्हीकल खरीदते हैं हमारे बिजनेस में यूज आने के लिए तो हमें उसे भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, सिर्फ वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज यूज करने की लिमिट्स को लेकर किसी तरह का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। अब इसी पॉइंट में आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता रखा है जो कि फ्रीली कॉमनली कोई भी यूज कर सकता है। जैसे ये पब्लिक प्रॉपर्टीज, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन्हें हम बेसिकली कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज बोलते हैं क्योंकि इन्हें एक सोसाइटी के, एक समाज के सभी सेक्शंस एंजॉय कर सकते हैं। फिर देखिए हमारे पास सेकंड फीचर जो बता रखा है वो है प्राइस मैकेनिज्म। देखो अभी मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था, इस तरह की एक डायग्राम सी ड्रॉ कर कि भाई प्राइस ऐसे फिक्स किया जाता है।
तो इसमें भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि जो प्राइस है वो फ्रीली बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन किया जाता है, और जो ये प्राइस होता है द प्राइस सो डिटरमाइंड वही गाइड करता है प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को कि वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिसीजंस ले सके, कि वो निर्णय ले सके। प्रोड्यूसर निर्णय ले सके कि उसने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस पर प्रोडक्शन करनी है या नहीं करनी है। कंज्यूमर डिसाइड कर सके कि भाई मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदूं या ना खरीदूं। तो ऑल दी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कंजम्पशन है, लाइक प्रोडक्शन है, मतलब उपभोग करना या उत्पादन करना, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट मतलब बचत या निवेश, ये नाम शायद आपने +1 में भी स्टैटिस्टिक्स की जब फर्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग आती होती है तब भी ये वर्ड्स आपके पास आए थे कि भाई कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। हमारे पास आगे फर्दर भी आएंगे, हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आगे फर्दर डिटेल में आएंगे ये सब वर्ड्स। दीज एक्टिविटीज, दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय दिस प्राइस मैकेनिज्म ओनली, मतलब इसी पर आधारित होती हैं बाकी सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब अगर हम बात करें फर्दर हमारे फीचर्स की, तो हमारे पास एक और फीचर है, वो है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम का मतलब यहां पर क्या है, मतलब एंटरप्राइज को चलाने वाले एंटरप्रेन्योर्स को फ्रीडम है, आजादी है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, जो हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा है, समझा है, सेम वही पॉइंट है। देखो, एंटरप्रेन्योर्स आर फ्री टू डिसाइड what to produce, where to produce, how much to produce। अब ये कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी ना, ये हमने माइक्रो में पढ़ी थी ना, तो ऐसे ही देखो यहाँ फिर से इंटर रिलेट कर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में बता दी है कि भाई जो एंटरप्राइजेस हैं वो फ्रीली डिसाइड कर सकती हैं। मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, जो प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, जिन्होंने डिसीजन लेना है, वो फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोडक्शन करनी है, ये सब। और ये सब बातें किस बात को ध्यान में रखकर होगी, सिर्फ एक इस गोल को कि दे हैव टू मैक्सिमाइज देयर लेवल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, दे आर फ्री टू यूज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज पर देयर विश। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर आए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट फीचर जो आपको बता रहे हैं वो है कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। देखो, कंपटीशन का मतलब तो होता है प्रतिस्पर्धा, मतलब आपस में कंपीट करना, और कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे का सहयोग देना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। तो यहां आपको इस इकोनॉमी का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या फीचर ये बता रहे हैं कि ड्यू टू दी फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन दी इकोनॉमी। अब हमने अभी अभी पढ़ा है ना फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, क्योंकि फ्रीली डिसीजन ले सकता है एक एंटरप्रेन्योर। तो जब फ्रीली डिसीजन लेना है तो हमें बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स मार्केट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो फ्रीली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन डिसाइड कर सकते हैं कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं प्रोड्यूस करना है, अकॉर्डिंग टू डिमांड पैटर्न्स वो ये डिसीजन ले सकते हैं। तो अब अगर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होंगे तो इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ कंपीट भी करेंगे। सिमिलरली, अब ये तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अब देखो अब आपको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कंपटीशन बता रहे हैं कि कंज्यूमर भी एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। होता है ना, अगर छोटे बच्चों में ही देखें तो एक कंपटीशन होता है ना कि मेरे फ्रेंड के पास ये चीज है, मैं भी ये चीज खरीदूंगा। तो कंज्यूमर्स भी एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं। मेरे फ्रेंड ने कार ले ली है तो मैं भी कार लूंगा, मेरे फ्रेंड ने नया घर ले लिया है तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए अपना घर बनाने की। तो इस तरह का एक कंपटीशन हमें कंज्यूमर्स के केस में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें लेबर की, वर्कर्स की या एम्प्लॉयज की, वन एंड द सेम थिंग है ना, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो दे ऑल्सो compete with each other, but while working for an enterprise they work collectively and in collaboration with other factors of production। देखो, जो ये लेबर, वर्कर्स और एम्प्लॉयज हैं, जब इन्हें जॉब हासिल करनी होती है तब तो ये एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये किसी कंपनी के साथ, किसी एंटरप्राइज के साथ जुड़ जाते हैं तो ये उस एंटरप्राइज के गोल्स को दिमाग में रखते हुए काम करते हैं ना। ठीक है,
तो दे वर्क कलेक्टिवली, तो फिर ये कलेक्टिवली काम करते हैं। बिजनेस स्टडीज में वो पढ़ा है ना 14 प्रिंसिपल्स, अगर आपने सुने हो, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपने ये सुने होंगे ना, जिसमें होता है ना वो सबऑर्डिनेट करना ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इंडिविजुअल गोल से। तो यहां पर आपको बेसिकली ये बता रहे हैं कि उस वक्त वो एक दूसरे के साथ सहयोग कर कर काम करते हैं। जो बाकी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे मैं सिंपल सी एग्जांपल मशीनरी दूंगी, लेबर जो है वो मशीनरी के साथ मिलकर काम करेगी। मशीनरी अकेली नहीं प्रोडक्शन कर सकती जब तक लेबर साथ में नहीं जुड़ी होगी। लेबर अकेला इतना काम नहीं कर पाएगी, तो दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं वहां पर। तो इसीलिए आपको बताया है कि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें हमें कुछ कुछ कंपटीशन भी देखने को मिलता है और कोलैबोरेशन या कॉपरेशन भी देखने को मिलता है। तो दोनों साथ साथ इस तरह की इकोनॉमीज में चलते हैं। अब अगर हम आगे फर्दर बात करें तो देखो, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट इज अ बैरोमीटर, प्रॉफिट इज अ यार्डस्टिक, प्रॉफिट इज द सोल मोटिवेटर फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सच इकोनॉमीज। कैपिटलिस्ट जैसी इकोनॉमीज में प्रॉफिट एक ऐसा एकमात्र प्रेरणा देने वाला, एक मोटिवेट करने वाला फोर्स होता है जिसके आधार पर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं। तो मेन मोटिवेटर यहां पर प्रॉफिट है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर अब देखो, ये प्रॉफिट मोटिव वाला पॉइंट तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखो, मैं एक बार एक लाइन बोलूंगी। मैंने आपको अभी इसी सेशन में स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि प्रोड्यूसर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा जिसकी मार्केट में ज्यादा डिमांड होगी। अब डिमांड कौन करता है? डिमांड कंज्यूमर करता है। तो कंज्यूमर कौन हुआ भाई? कंज्यूमर इज द किंग ऑफ सोसाइटी। ये वर्ड्स शायद आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर सुना हो तो उसमें भी ये सुना होगा। इसलिए यहां आपको ये बता रहे हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस एंजॉय करता है। उसकी एक जैसे एक तरीके से हम कहते हैं ना कि उसका राज चल रहा है, तो एक कंज्यूमर ये सॉवरेनिटी एंजॉय करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अगर मैं एक लास्ट फीचर और डिस्कस करूं आपके साथ तो वो क्या है? लेबर को यहां पर एक कमोडिटी की फॉर्म में माना जाता है। लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, लेकिन यहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लेबर को एक कमोडिटी माना जाता है। अब ये सोचिए कि भाई कमोडिटी होती क्या है? देखो, कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी गुड जिसे हम सेल परचेज कर सकते हैं। अब लेबर जब हमारे दिमाग में आती है तो हम एक मैन सोचते हैं, मतलब जो बेसिकली वो जो डेली बेसिस पर वेजेस अर्न करते हैं ना, तो हमारे पास दिमाग में बेसिकली वो बात आती होती है। हम ह्यूमन बींग्स को अपने दिमाग में लेबर की फॉर्म में सोचते हैं। लेकिन यहां पर जो लेबर है वो बेसिकली बात की जा रही है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर की फॉर्म में मेहनत करते हैं, उस मेहनत को यहां पर एक कमोडिटी समझा जाता है। अब कैसे है यहां पर देखो, आपको बता रहे हैं ड्यू टू दी लिमिटेड सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि हम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़कर आए हैं कि इंसान की, मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं। पढ़ा था ना, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, लेकिन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है। तो आपको यहां पर यही लाइन बता रखी है कि देयर आर लिमिटेड सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, the whole population cannot use his or her mental or and physical ability on his own। अब देखो, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं। अब जैसे मान लो एक फैमिली में 10 लोग हैं जो काम कर सकते हैं। अगर उनके पास जमीन जो है, मान लो फार्मिंग फैमिली है, तो अगर वो फैमिली में 10 मेंबर्स हैं लेकिन जमीन सिर्फ 5 एकड़ की है, तो वो 10 लोग अगर उस 5 एकड़ जमीन को संभालने में ही सारी उम्र निकाल देंगे, लगे रहेंगे उसी पर, तो क्या वो अपनी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी का सही उपयोग कर रहे हैं? रिसोर्स लिमिटेड है। तो ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पॉपुलेशन बनती है, निकलती है, दे इन ऑर्डर टू अर्न देयर लाइवलीहुड, उन्होंने अपना जीवन निर्वाह अगर अच्छे ढंग से करना है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए वो क्या करते हैं? अपनी आजीविका कमाने के लिए वो अपने एफर्ट्स को बेचना शुरू करते हैं।
एज अ कमोडिटी, और बदले में वो वेजेस अर्न करते हैं। तो इसीलिए लेबर को यहाँ पर एक कमोडिटी माना गया है, क्योंकि यहाँ पर लेबर अपने एफर्ट्स को, इस इकोनॉमी में लेबर अपने एफर्ट्स को एक कमोडिटी की फॉर्म में बेचती है और बदले में वेजेस या सैलरी एक्सेट्रा अर्न करती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फीचर्स आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए। देखो, अगर यहां तक का कंसेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया, क्लियर हो गया, तो अब हम बहुत ही जल्दी से वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कवर कर लेंगे। देखो, अब अगर मैं सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो इसलिए हमें वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखने को मिलती है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि कंज्यूमर को बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखो, एक प्रोड्यूसर ने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो कॉस्ट, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब अगर बाई चांस मान लो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस ने एक प्राइस फिक्स कर दिया, सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा कि मेरी कॉस्ट कम से कम हो। अब कॉस्ट कैसे कम हो सकती है? जब वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, मतलब जितना हो सके लिमिटेड रिसोर्सेज। फिर से मैं कहूंगी कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि भाई क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमें उसे सही तरीके से यूज करना चाहिए। तो यही पॉइंट आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक पॉजिटिव पॉइंट की फॉर्म में बता दिया कि प्रोड्यूसर्स इन ऑर्डर टू अर्न हायर प्रॉफिट क्या कोशिश करते हैं कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से देखो, मिलता जुलता पॉइंट ये थर्ड वन है, इन ऑर्डर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट्स, wages etc, and as a result in order to save more people are inspired to work more। देखो, यहां पर आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। मैक्सिमम प्रॉफिट्स कौन गेन करना चाहता है? प्रोड्यूसर्स। और वेजेस वगैरह कौन अर्न करना चाहता है? लोग अर्न करना चाहते हैं जो एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, लेबर वगैरह। अब लोग जब ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे या ज्यादा वेजेस अर्न करेंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे ना सेविंग करने के। हमारी आमदनी ज्यादा होगी, उसमें से जब हम हमारे जरूरतमंद खर्चे पूरे कर लेंगे, जब एक्स्ट्रा इनकम बचेगी, हमारे पास सरप्लस बचेगा, तभी हम सेव करेंगे ना, नहीं तो अदरवाइज हम सेविंग्स कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर आपको ये बात बता रहे हैं कि ज्यादा प्रॉफिट्स, ज्यादा वेजेस जो हैं वो लोगों को सेविंग करने में मदद करते हैं और इसी सेविंग्स की वजह से लोग ज्यादा इंस्पायर्ड फील करते हैं काम करने के लिए। तो ये फिर से एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कि पीपल आर ऑलवेज इंस्पायर्ड टू वर्क मोर इन ऑर्डर टू अर्न मोर, ठीक है। आगे क्या है? वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट लीड्स टू राइज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। अब देखो, यहां इन दोनों पॉइंट्स को कोरिलेट करो आपस में, क्योंकि वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हमें इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल मिल रही हैं, ठीक है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है। अब ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं तो कॉस्ट भी कम जा रही है। जब सस्ते दामों पर हमें अच्छी खासी वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में मिल रही है तो दैट मीन्स लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। जो अमीर हैं वो अपने लिए लग्जरियस गुड्स अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो गरीब हैं या लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए भी जो उनकी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली गुड्स हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल कहते हैं ना, किसी की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, वह आसानी से मोल्ड कर लेते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि भाई इस इकोनॉमिक सिस्टम में प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। भाई पता लग जाता है उन्हें कि कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, कौन सा नहीं करना, तो मतलब टाइम रहते ही डिसीजंस ले लिए जाते हैं और जो चेंजेस लेकर आने की जरूरत है वो चेंजेस लेकर आए जाते हैं। अब अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की तो नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं?
देखो नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ड्यू टू दी फ्रीडम फॉर दी पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, फ्री कंपटीशन एक्सेट्रा। देखो हमने ये कुछ फीचर्स अभी अभी पढ़े हैं। अब अगर इन फीचर्स को आप थोड़ा सा गहराई में स्टडी करो तो देखो जो अमीर हैं, जो रिच हैं, वो ज्यादा प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं, उन्हें फ्रीडम है, वो और ज्यादा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं उसे। तो दैट मीन्स अमीर ही ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब ज्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। तो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, अब देखो फिर से इसी पॉइंट से रिलेट करते हुए आपको वही सेम बता दिया कि भाई रिच एंड पुअर का गैप वाइड होता चला जा रहा है। रिच और पुअर का जो गैप है उसकी वजह से मतलब दोनों में कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते चले जा रहे हैं। तो ये आपको सेकेंड नेगेटिव पॉइंट बता दिया कि दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है अगर इस तरह की इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। अब देखो सिंपल सी बात है कि भाई एंटरप्रेन्योर्स चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं ना कि हमें वर्कर्स को कम पे करना पड़े। काम ज्यादा करवा रहे हैं और वेजेस और सैलरीज कम पे की जाती है, तो दैट मीन्स देयर इज एक्सप्लॉयटेशन। तो वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर इज इम्प्रॉपर स्पेंडिंग इन दिस इकोनॉमी। देखो इम्प्रॉपर स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? इम्प्रॉपर स्पेंडिंग का मतलब है एक तरीके से मिस स्पेंडिंग, गलत तरीके से। जब हम कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा खर्चा किया जाता है, तो यहां पर क्यों किया जाता है खर्चा ज्यादा? क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे बिजनेस प्रोड्यूसर्स हैं, तो एक से ज्यादा आगे निकलने के लिए, मतलब दूसरे से ज्यादा आगे निकलने के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल। अब यहां पर बेसिकली कौन से रिसोर्सेज की बात की जा रही है? यहां पर बेसिकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात की जा रही है कि सही तरीके से पैसे का, पूंजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और जरूरत से ज्यादा फालतू का खर्चा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट नेगेटिव पॉइंट क्या है? देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन among वेरियस प्रोड्यूसर्स इन सच इकोनॉमीज। देखो अगर हमने अभी अभी ऊपर पॉइंट्स में बात की कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। हमने जो अर्लियर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन एंड कंपटीशन में पढ़ी थी वो हमने लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी थी कि लेबर मशीन के साथ कोऑर्डिनेटली काम करती है। ठीक है, हमने प्रोड्यूसर का तो कोऑर्डिनेशन देखा ही नहीं था, सुना ही नहीं था। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों जाने दूं मैं एज अ प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट मार्जिन किसी और के हाथों में? तो इसलिए देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस प्रोड्यूसर्स इन सच इकोनॉमीज। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी तरफ से ये छोटी सी कोशिश, जिसमें आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है, क्या इसके फीचर्स हैं और क्या इसके प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।